आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बड़ी बात कह दी है। बैठकर उन्होंने समझा दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ही नहीं, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बड़ा घातक है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सेड that electoral bonds are a bad way of financing elections. It is worse than cash, as the only people who know about the donated at the State Bank of India. Ex-RBI Governor Raghuram Rajan seeks more transparency on electoral bond. और इसके साथ ही ईडी और सीबीआई का इसके साथ क्या कनेक्शन है, खासकर प्रवर्तन निर्देशालय का इसके साथ क्या कनेक्शन है, वो भी उन्होंने बतलाया। चुनाव में बेनामी पैसे, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 5 जजों की संविधान पीठ के आगे इस मामले को रखा गया, सुनवाई हुई, फैसला बहुत जल्द आ जाएगा। फैसले का असर सीधा 2024 चुनाव पर होगा और इस बीच रघुराम राजन का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ये बयान तहलका मचा दिया है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनाव में बेनामी पैसों की एंट्री चुनाव प्रक्रिया को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना देता है, क्योंकि यही बेनामी फंड चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करता है, कंट्रोल करता है। जिस पार्टी के पास जितना फंड, वो उतना ही बेहतरीन तरीके से चुनावी प्रचार करती है। और इसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के नाम पर सबसे ज्यादा चुनावी भेंट चढ़ता है। लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर विराम चिन्ह लग जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह का फैसला सुनाता है, तो देश की राजनीति एक नया मोड़ लेगी, बदल जाएगी राजनीति। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर द बैड वे ऑफ फाइनेंसिंग इलेक्शन. It is worse than cash, as the only people who know about the donated at the State Bank of India. रघुराम राजन ने कहा कि चुनावी बॉन्ड चुनावों के दौरान जो वित्त पोषण का एक बुरा तरीका है और साथ ही साथ इलेक्शन फाइनेंसिंग का सबसे जघन्य और अलोकतांत्रिक तरीका है, क्योंकि जिन्हें दान किया गया और किसने दान किया, इसकी जानकारी सिर्फ एसबीआई के पास होती है। चुनावी बॉन्ड पार्टियों को वित्त पोषण करने का गैर पारदर्शी एक तरीका है। ये किसने पैसा दिया और इसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो ये वित्त पोषण का पारदर्शी रूप कैसे हो सकता है? यदि कोई उद्योगपति 1000 करोड़ रुपए देता है पार्टी को, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो किसने दिया। ये नकदी से भी बदतर है, क्योंकि केवल वही लोग जानते हैं किसने दान दिया। वो भारतीय स्टेट बैंक है, जिसके पास सारी जानकारियां होती है। अब ऐसे मामलों में कितना गुप्त रखा जाता है, इस पर सवाल पैदा होता है। क्या ऐसा तो नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस गुप्त जो मामला है कि किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, इसकी जानकारी सरकार को ना दे? हो सकता है सरकार के पास इसकी जानकारी हो सकता है कि सरकार को पता है कि किसने कहां दान दिया है। अगर ऐसे में कोई विपक्ष को बॉन्ड देता है, तो सरकार उन लोगों को बुला सकती है जिन्होंने अपना पैसा विपक्ष को दान के तौर पर या बॉन्ड के तौर पर दिया हो। यही मेरी चिंता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हो रहा है, लेकिन ये मेरी कंसर्न का मामला है, ऐसा आरबीआई गवर्नर ने कहा, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के पास से बरामद बेहिसाब नकदी का जिक्र करते हुए राजन ने कहा कि जैसा कि हाल ही में विधायक के पास से इतना पैसा बरामद हुआ है, चुनाव पैसे से लड़े जाते हैं, सत्ता पक्ष चेक ले सकते हैं, जबकि बाकियों को यानी विपक्ष को कैश लेना पड़ता है, नकदी के बंडल लेना पड़ता है। आप इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप नकदी को यहां आने और चेक को वहां यानी सत्तारूढ़ दल को आपको देना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे विपक्ष के नेताओं के लिए मजबूरन हो जाता है कि वो कैश को अपने पास रखें, और फिर आप उन लोगों को पकड़ने के लिए ईडी या सीबीआई को उनके पीछे लगाते हैं। ये एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया नहीं है।
चुनावी बॉन्ड से पहले चुनावी ट्रस्ट यानी कि ईटी योजना लागू की गई थी, जिसे 2013 में यूपीए सरकार लेकर के आई थी। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा था कि तथाकथित गुमनाम चंदे का 90% हिस्सा भाजपा को जाता है। सांठगांठ वाले पूंजीपति अपनी चेकबुक खोलकर जो है कि दिल्ली में स्वामी और मास्टर को परोसते हैं। चुनावी बॉन्ड जो है वो लीगल रिश्वतखोरी है। जब से मोदी जी चुनावी बॉन्ड लेकर के आए तब से शुरू में चुनाव आयोग भी इस स्कीम को इस लिहाज से ठीक नहीं मानते थे और बाद में चंदा देने वाला कौन है उसका पता कुछ नहीं चलता, लेकिन एसबीआई के पास इसका पता है और हो सकता है कि एसबीआई के साथ कहीं ना कहीं सरकार समझौता करके ये लिस्ट अपने पास रखती होगी और उसे पता होता होगा कि किनके पास कितने पैसे हैं और उसके बाद छापेमारी होती है, क्योंकि विपक्ष को अपने पास कैश रखना पड़ता है। जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट होकर के चुनावी बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, चेक के जरिए सत्तारूढ़ पार्टी के पास पहुंच जाता है। लेकिन जो काला धन विपक्ष के पास जाता है वो कैश के तौर पर जाता है और बाद में सरकार ईडी और सीबीआई को लगा करके, पीछे लगवा करके वो सारे पैसे वापस लेते हैं। लेकिन मोदी है तो ऐसी सरकारी एजेंसियों के लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई का क्या होगा फैसला, इस पर जो है 2024 का चुनाव टिका हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये बेनामी बॉन्ड जो है, बेनामी पैसे जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगना जरूरी है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? जैसे मनमोहन जी के सरकार में इलेक्टोरल ट्रस्ट का इस्तेमाल होता था, जिसमें चुनावी फंड आते तो थे, लेकिन चुनाव आयोग को पूरी की पूरी जानकारियां हर एक पार्टी को देनी पड़ती थी कि किसके पास कितने पैसे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हो, चेक के जरिए हो, कैश के जरिए हो, किसे कितना पैसा मिला, किसने दिया, कौन सी कंपनी ने दी है, कौन उद्योगपति दिए हैं, ये सब कुछ की जानकारी जो है चुनाव आयोग को सौंपना पड़ता था। लेकिन अब उसमें विराम चिन्ह लग गया है। क्या ये सवाल पैदा नहीं करता? क्या ये चुनाव को अपारदर्शी नहीं बनाता? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी जो चिंता जाहिर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने की है, उस पर आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दबा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें और देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।